हेलो मनुष्यों, वेलकम टू साइंटिफिक शर्मा। आपका चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत ज़्यादा वाला स्वागत है। तो भाई साहब, लास्ट तक हमने जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ ली है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है IUPAC नॉमेनक्लेचर। बड़े अच्छे से पढ़े हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, पिछले लेक्चर में जाओ, IUPAC पढ़ के आओ। फिर पढ़ेंगे हम क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म। तो आज का टॉपिक है हमारे पास आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ज़रूरी टॉपिक जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है आइसोमेरिज्म। तो ये हम 11th में भी पढ़ के आए हैं। डेफिनेशन वैसे स्टार्ट होती है, बस आपके कुछ एग्जाम्पल बदल जाएंगे। यहाँ पर आपके जो एग्जाम्पल आएंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आएंगे। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए भाई, 2 और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपके ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या मिले, सेम मिले, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, उनकी प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग मिल जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मतलब कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसका कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो मैंने लिख दिया मैंने ये Fe साथ में लिखा हुआ आपके साथ जुड़े हुए ये अमोनिया जुड़े हुए हैं, 6 अमाइन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और साथ में जुड़े हुए हमारे पास ये Cl2। तो ये बन रहा हमारा क्या, ये बन रहा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन इससे कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग, दो इस तरीके के कंपाउंड बन जाए कि उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट आ जाए, प्रॉपर्टी अलग अलग मिल जाए। तो इस तरीके के कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, हमारे लिए आइसोमेर्स कहलाएंगे। चलिए यार, सिंपल भाषा में बड़े अच्छे से ट्रिक से समझते हैं अपन चीज। देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने 2 बड़े से अच्छे शानदार व्यक्तित्व वाले 2 व्यक्तियों का फोटो लगाया है। तो देखिए जरा, दोनों दिखने में एक जैसे हमारे पास, दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का सेम, दिखने में बिल्कुल एक जैसे सेम, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग है दोनों भाई साहब की। एक जो है, एक बन गए हैं पुलिस वाले, और वहीं साथ में एक और क्या बन गए हैं, एक बन गए हैं चोर। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही माँ बाप की औलाद, लेकिन क्या अलग अलग है, प्रॉपर्टी अलग अलग है भाई साहब इनकी। एक पुलिस वाला बना है, एक क्या बना है, एक चोर बना है। तो जुड़वा भाई तो है दोनों, लेकिन प्रॉपर्टीज इनकी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। क्या कहलाएंगे, ये भी आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टी, दिखने में सेम, प्रॉपर्टीज अलग अलग। तो यही क्या कहलाएगा, ये हमारा आइसोमेरिज्म कहलाता है। यही हमारे इसमें भी होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का दिखने में एक जैसा दिखेगा। एक Fe मिलेगा, 6 NH3 मिलेंगे, Cl2 मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज जब ये कंपाउंड बनाएंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर देंगे, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो कर देंगे। तो यही कंपाउंड क्या कहलाते हैं हमारे, ऐसे कहलाते हैं आइसोमेरिज्म। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म होते हैं उनके टाइप्स लिखे हमने, 2 टाइप के आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं हमको। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज जो अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज अपन पूरा फोकस करेंगे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जरा डिटेल में समझना। जो अभी डेफिनेशन लिखी हमने, बस वही बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट की स्ट्रक्चर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इससे मैं 2 स्ट्रक्चर वाले क्या बना दूं, 2 स्ट्रक्चर वाले बना देता हूं मैं कंपाउंड। जैसे एक बन सकता है मान लो Fe, एक बन सकता है Fe। चलो यहाँ पर कुछ वो ले लेते हैं अपन, Fe, और मैंने ले लिया साथ में Br2 और Cl2। मान लो ये कंपाउंड है इस तरीके का। तो पहला बन जाएगा, मान लो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है पहला Fe Br2, और ब्रैकेट के बाहर हो गया Cl2। और यहां पर देखिए, यहां पर Fe Cl2 और बाहर Br2। तो प्रॉपर्टीज तो क्या है इनका, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर, कुछ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर। तो यही क्या कहलाएंगे हमारे लिए, यही कहलाएंगे हमारे लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे वापस से एक और देखो फोटो लगाया है मैंने, ये व्यक्ति, ये भाई साहब, ये मनुष्य, इनके 2 हाथ, 2 पैर, एक मुंह, ये सीधे खड़े हैं। और ये देखो यहाँ पर एक और पड़ोस में क्या कर रखा है, एक और उल्टा व्यक्ति भी खड़ा कर रखा है। ये पैर से चल रहा है, यहां से चल रहा है। तो दोनों के लिए, दोनों के स्ट्रक्चर तो सेम है, सॉरी, दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। दोनों के हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, लेकिन एक की स्ट्रक्चर ऐसी और एक की स्ट्रक्चर ऐसी है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गई। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे आपके लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
तो अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलती है कंपाउंड की, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अगर हमको मिले तो वो क्या शो करेंगे आपके लिए, वो शो करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये रहे हमारे पास टाइप्स। तो पहला टाइप है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा है हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथा हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये चार टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म होते हैं किसके अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर पहला होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। तो ये तो हमारे बाद का डिस्कशन है, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमको ये सारे टाइप्स पढ़ना है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो पहले इतना छाप लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलो भाई साहब, तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, पहला टाइप आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप। तो देखिए डेफिनेशन हमने लिख रखी है, व्हेन कंपाउंड्स गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब आपने कोई कंपाउंड लिया, उसको आपने डाला पानी के अंदर, जैसे ये कंपाउंड ले रखा हमने, इसको अपन क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। तो इन द सॉल्यूशन ऑल्दो दे हैव द सेम कॉम्पोजिशन, आयंस हमको डिफरेंट मिलेंगे। पानी में डालने के बाद कंपाउंड डाला आपने अलग अलग करके, तो किसी में अगर आपको आयंस कुछ और मिला और किसी में आपको आयंस कुछ और मिला, तो डिफरेंट डिफरेंट आयंस अगर मिलते हैं अपने को, तो इस तरीके के कंपाउंड को, इस तरीके के आइसोमेरिज्म को बोलेंगे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए अब जैसे हमने एग्जांपल क्या ले रखा है, हमने एग्जांपल ले रखा है CONH3 5SO4Br। ये पूरा आपने कंपाउंड लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, ठीक है। इसको आपने पानी में डाला, जब पानी में डाला तो इसमें देखो जरा, इस कंपाउंड में से Br बाहर आ गया, Br बाहर आ गया, और ये पूरा ब्रैकेट, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या है, ये पूरा ब्रैकेट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और बाहर वाले हिस्से Br पर क्या है, इस Br पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो काउंटर आयन, इसमें आयन कौन सा मिल रहा है हमको, ये Br माइनस। लेकिन अगर दूसरी बार डाला आपने, तो दूसरी बार जब पानी में डाला आपने सॉल्यूशन, तो इस बार यहां पर ये SO4 बाहर आ गया, पहले कौन आया था इनमें से, देखो अल्टरनेट चेंजिंग हो रही है। यहाँ पर पहले SO4 अंदर था तो Br बाहर था, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर Br अंदर हो गया ब्रैकेट के, तो SO4 बाहर आ गया। तो SO4 पर ये 2 नेगेटिव चार्ज, आपके ब्रैकेट पर पूरे पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर आपको काउंटर आयन मिल रहा है SO4 और यहाँ पर आपको काउंटर आयन मिल रहा है Br। तो आयंस डिफरेंट हो रहे हैं, देखो कंपाउंड सेम, दोनों कंपाउंड सेम, यहाँ पर आयंस चेंज हो गए। बस इन आयन के चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म कहलाएगा हमारा, उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेम कंपाउंड है, आयंस क्या है, बदल गए, यहाँ पर Br माइनस, यहाँ पर SO4 माइनस, SO4 माइनस। अगर ये कंपाउंड बन रहा सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास, तो इसका कलर रहेगा रेड कलर, रेड कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा, है ना। आपने कंटेनर लिया, पानी डाला, पानी के अंदर आपने कंपाउंड डाला, और अगर आपका Br माइनस बाहर है तो आपके पूरे सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा रेड कलर, ठीक है। लेकिन अगर क्या करो, आपने आपस से सॉल्यूशन लिया, आपने ये पूरा कंपाउंड डाला, कंपाउंड डालने के बाद अगर आपको कलर कैसा दिख रहा है, उसका वॉयलेट कलर दिख रहा है, कंपाउंड सेम है, कलर डिफरेंट हो गए, और कलर डिफरेंट हो गए इसका मतलब आयंस डिफरेंट हो गए हैं। वॉयलेट कलर अगर आता है तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस मिल रहे हो, किसके आयन मिल रहे हैं, सल्फेट के। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि रेड कलर है तो Br ही होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि वॉयलेट कलर सल्फेट ही होगा, हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम। तो देखो इसके लिए भी एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन इस तरीके की है कि अगर आप ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, इसको आप क्या करो, इसकी रिएक्शन इसमें आप क्या डाल दो, इसमें डाल दो आप AgNO3, इसमें हम क्या डाल देते हैं, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर हम मिला देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, आपको कीचड़ मिलेगा, किसका कीचड़ मिलेगा, आपको कीचड़ मिलेगा AgBr का, और ये कैसा मिलेगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का PPT मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा भाई साहब आपको। कब, जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 मिलाओगे, तो आपका ये जो Ag है ये Br से रिएक्ट कर जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, अगर आपने ये जो सॉल्यूशन लिया है, जो वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप BaCl2 डाल देते हो, BaCl2, तो आपका ये जो B है ये सल्फेट आयन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, ये बनाएगा BaSO4 बनाएगा, और BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनाएगा, कीचड़ बनाएगा। और ये कीचड़ कैसा कलर का रहेगा, ये रहेगा पेल येलो कलर का, हल्के
पीले कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। तो प्रेसिपिटेट की पहचान है, प्रेसिपिटेट से पहचान रहे अपन कि अगर व्हाइट कलर मिल गया इसका मतलब Br बाहर था, और अगर आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, पेल येलो कलर का, इसका मतलब बाहर कौन था, आयंस के फॉर्म में कौन था, तो आयंस के फॉर्म में था आपके पास सल्फेट आयन। तो क्या चेंज हो रहा है, कंपाउंड सेम कंपाउंड, लेकिन इसमें Br बाहर, इसमें SO4 आया, तो आयंस का चेंज हो रहा है। यहां सल्फेट अंदर था तो Br बाहर था, यहां पर Br अंदर था तो सल्फेट बाहर हो गया। सिर्फ आयन के एक्सचेंज की वजह से कंपाउंड अलग अलग बन गए। ठीक है, तो इस तरीके के आइसोमर्स को क्या बोलेंगे हम, ये आइसोमर्स कहलाएगा हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर सेकंड आइसोमर्स की बात करते हैं। हाँ जी मनुष्य, तो अब सेकंड टाइप के आइसोमर्स की बात करते हैं। सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अच्छा, ऐसे एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म उसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, अब इसमें पूरा खेल रहेगा किसके ऊपर, तो इसके पूरा खेल रहेगा पानी के ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तो देखो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन क्या करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल, इट अराइजेस व्हेन H2O एक्ट एज लिगेंड। जो H2O है वो लिगेंड की तरह भी काम करे, जो ब्रैकेट के अंदर रहे, है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड की तरह भी काम करे, एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जैसे ब्लू विट्रॉयल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2। तो यहां पर ये 5H2O मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है, बाहर की साइड है इस तरीके से। तो कुल मिला के लिगेंड की तरह भी काम करे और लिगेंड के बाहर भी एक्ट करे, आयोनाइजेशन स्फीयर पर काउंटर आयन की तरह भी काम करने लग जाए, मतलब बाहर आ जाए ब्रैकेट के। तो क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएगा हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो जरा इसको समझते हैं, पहले एग्जांपल जरा देख लेते हैं। यहां पर देखना, मान लो एग्जांपल लिखा हमने CrH2O6 और बाहर है ये Cl3। ठीक है, बाहर Cl3। अभी लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं आपके ये 6H2O मॉलिक्यूल पूरे के पूरे की तरह, है ना। लेकिन क्या होगा कि इनमें से कुछ H2O मॉलिक्यूल को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और जब H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो उसके प्लेस पे कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ना तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा ना ही कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहां पर अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6H2 है, टोटल 6H2। इसको हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं कि हम एक काम करते हैं कि एक Cl को अंदर ले लेते हैं और एक H2 बाहर निकाल देते हैं, तो दूसरा आइसोमेरिज्म बन जाएगा, इसका आइसोमर बन जाएगा CrH2O5। एक H2 बाहर निकाला, उसके जगह कौन आया, एक Cl। तो क्या हुआ, क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास, एक तो बचा H2 और ये दो Cl2 मॉलिक्यूल, ये दो Cl2 मॉलिक्यूल, ये दो बचे। देखो अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 5H2 और एक Cl। और चेंज कर सकते हैं हम, और एक एग्जांपल देख सकते हैं। देखो जरा इधर क्या करें, CrH2O4 और Cl2। कैसे हुआ ये, टोटल कितने Cl थे, 3 Cl में से 2 Cl इस बार अंदर ले लिया आपने, 2 Cl। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना आ रहा है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बिगड़ना चाहिए क्रोमियम का। पहले भी 6 था पहले वाले एग्जांपल में, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। फर्क क्या हुआ, आपने 2 H2O को बाहर बचा इस बार कितने H2 मॉलिक्यूल बाहर है आपके, तो ये Cl2.2H2, 2 H2 मॉलिक्यूल बाहर हो गए हमारे, है ना। Cl2 डॉट, यहाँ पर भी H2O लिख देते हैं हम, 2 H2 मॉलिक्यूल बाहर। तो अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब और क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ करी, हाँ गड़बड़ करी हमने। क्या गड़बड़ करी है, Cl बचेगा यहाँ पर, Cl2 नहीं, क्योंकि 2 आपने क्या करे हैं, 2 Cl2 अंदर पहुंचा दिए। और एक और बन सकता है, तो एक और कैसे बनाए, चलो एक और यहाँ बना लेते हैं हम, चलो यही बना लेते हैं। Cr, एक Cl और है, अगर एक Cl और अंदर पहुंचा दिया जाए, टोटल 3 Cl थे, तो एक H2O को और क्या करना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। तो ये हो सकता है H2O थ्राइस Cl3। क्या हो जाएगा, 3 H2O मॉलिक्यूल बाहर की साइड आ गए। लेकिन लास्ट जो टाइप है हमारे पास, जरा इसको देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हमने CrH2O थ्राइस, Cl थ्राइस, और ये 3 H2O हमने बाहर निकाल दिए हैं। बाहर के साइड आप नोटिस करो,
तो यहाँ पर आपको काउंटर आयन मिल रहे हैं, आयन मिल रहे हैं Cl के 2, यहाँ पर आपको Cl के आयन मिल रहे हैं 3, यहाँ पर Cl के आपको आयन मिल रहे हैं 1, मतलब निगेटिवली चार्ज आयन है आपके पास बाहर, काउंटर आयन। लेकिन यहाँ देखो आयोनाइजेशन स्फीयर में बाहर की साइड कौन है, काउंटर आयन में बाहर की साइड कौन है, H2O, ये 3H2O। और आपको पता है कि H2O पर चार्ज क्या होता है, 0। तो H2O पर चार्ज 0 होने की वजह से बाहर कोई काउंटर आयन नहीं हुआ, कोई काउंटर आयन आया नहीं, निगेटिवली चार्ज आया नहीं। इसलिए ये वाला एग्जाम्पल आपका हाइड्रेट आइसोमर्स का ये वाला एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। बाकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो तो मौजूद है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है। मैंने रीज़न बता दिया किस लिए पॉसिबल नहीं है। रीज़न है कि H2O जो बाहर की साइड 3 H2O आए हैं उनमें कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं आया, तो इस वजह से ये एग्जाम्पल होंगे और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल दिया हुआ था CrH2O6Cl3, इससे हमने H2O को लिगेंड की तरह यूज करके और H2O को बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह यूज करके इतने सारे क्या बनाए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए हैं। आई बात समझ में? घुसी? नहीं घुसी तो जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो रेड कलर का ये जो मैंने ढक्कन डाल रखा है इस पानी के अंदर, इस कंटेनर में, ये है आपका सेंट्रल एटम ये है आपका सेंट्रल एटम क्रोमियम, और साथ में ये जितनी मैंने पेंसिल के टुकड़े डाल रखे हैं, देखो जरा कितने टुकड़े पेंसिल के, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टुकड़े काम कर रहे हैं आपके H2O मॉलिक्यूल के, 6H2O मॉलिक्यूल। और इसी में बाहर की साइड मैंने यहाँ पर ये 3 Cl लगा रखे हैं, देखो 3 बॉल 3 Cl, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है इसमें इस तरीके से। क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, हम एक H2O मॉलिक्यूल को यहाँ से उठा सकते हैं। ये H2O मॉलिक्यूल उठा लिया मैंने, इस H2O मॉलिक्यूल की जगह हम क्या डाल सकते हैं, ये एक Cl मॉलिक्यूल डाल सकते हैं। Cl बॉल डाल दी मैंने और H2O मॉलिक्यूल क्या कर दिया, ये देखिए ये H2O मॉलिक्यूल मैंने बाहर चिपका दिया, एक H2O मॉलिक्यूल। तो एक कंपाउंड तो ये बन सकता है, एक आइसोमर ये हो गया, मेरा एक H2O मॉलिक्यूल गिर गया है, ये H2O मॉलिक्यूल वापस चिपका देते हैं, चिपक गया, ठीक है। क्या कर सकते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं? अभी भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक बॉल, ये वाली बॉल, ये Cl 6। और चेंज करते हैं, क्या करें, एक Cl और उठाते हैं, ये एक Cl और उठाते हैं और इस Cl की जगह एक H2O मॉलिक्यूल और चिपका देंगे हम। ये देखिए ये H2O मॉलिक्यूल और चिपका दिया एक और, मैं इसको अब ऐसे नीचे चिपका रहा हूँ क्योंकि गीले हो गए तो बार बार गिर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ ही रही होगी आपको बातें। तो देखिए अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बिगड़ रहा है, सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, हम कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर की साइड कर रहे हैं, कुछ H2O मॉलिक्यूल बाहर ले जा रहे हैं, कुछ H2O अंदर है। जो अंदर है वो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, जो बाहर है वो आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं। बाहर की साइड H2O क्रिस्टलाइजेशन, अंदर की साइड H2O लिगेंड। तो इस तरीके के आइसोमर्स को हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स। ये एग्जांपल आपके पास है, ये डेमोन्स्ट्रेशन आपके पास है, नोट कर लीजिए। चलो 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 तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप का आइसोमर्स समझते हैं जिसका नाम है लिंकेज आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल का पहला टाइप पढ़ लिया हमने, स्ट्रक्चरल में हमने सबसे पहले पढ़ा आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयन का आदान प्रदान, है ना। लिंकेज से बाहर आ जाए कौन, एक कोई लिगेंड बाहर आ जाए, आयंस की तरह काम करने लग जाए और आयन जो है वो लिगेंड की तरह काम करने लग जाए, एक्सचेंज हो जाए, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म, सॉल्वेंट आइसोमरिज्म, पानी रे पानी, पानी बाहर चला जाए, पानी अंदर आ जाए, क्या हो जाएगा, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। और तीसरा टाइप है हमारे पास लिंकेज आइसोमरिज्म। तो देखो जरा लिंकेज आइसोमरिज्म कब होगा, कैसे होगा, अपन ने लिखा हुआ है, इट इज शोन बाय द कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब हमने पढ़ा है एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, एक ऐसा ग्रुप मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो कि वो जितने एटम दिखे, 1-2 एटम, वो सभी क्या करें, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। एक बार में कोई एक करेगा, दूसरी बार में कोई दूसरा कर सकता है। तो अगर ये अलग अलग बार में अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो ये क्या शो करेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। देखो जरा बात थोड़ी उलझी हुई होगी तो अपन यहाँ पर समझ लेंगे इसको। मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, पहले जरा एग्जाम्पल को समझते हैं अपन। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल CONH3 थ्राइस NO2, NH3 3 जुड़े हुए, साथ में जुड़ा हुआ है NO2। तो ये जो NO2 है हमारे पास, ये NO2 है हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड।
अभी NO2 में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इस वाले केस में। ये वाला जो एग्जांपल लिखा है, बाहर लिखा अपन ने Cl2, तो CONH3 थ्राइस NO2 Cl2। तो अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। ये पूरा मॉलिक्यूल डोनेट ऑक्सीजन भी कर सकता है, लेकिन कौन कर रहा है अभी? नाइट्रोजन। तो देखो जरा यहाँ पर समझ लेते हैं, ये जो मैंने बड़ी वाली बॉल बनाई है ये हमारा सेंट्रल एटम, और ये हमारा पूरा NO2, ये लिखा हुआ NO2 है, 3 बॉल NO2। अब इसमें जो आगे वाला है ये वाला, ये वाली बॉल, ये रेड वाली बॉल, ये नाइट्रोजन है, और बाकी पीछे वाली 2 जो बॉल दिख रही है हमको, ये वाली, ये बाकी 2 बॉल जो है हमारी वो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन। तो अभी क्या कर रहा है? अभी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन दे रहा है, नीचे भी लिखा भी इलेक्ट्रॉन पेयर तेरा भाई देगा। मतलब ये 3 दोस्त ही हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीनों की तिकड़ी है। चाय पीने गई, तो चाय पीने गई, पैसे तीनों के पास है, लेकिन हिम्मत करके नाइट्रोजन ने बोला कि आज तो पैसे तेरा भाई देगा, तो ऐसे पैसे की जगह इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। कौन दे रहा है? यहाँ पर नाइट्रोजन दे रहा है। अब बिल्कुल यही चीज़ स्ट्रक्चर में क्या आएगा? चेंज आएगा थोड़ा सा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ये क्या ये लिखेंगे हम, देखो पूरी चीज़ ये लिखी, ये का ये CO, ये 3 नाइट्रोजन, 3 अमोनिया ग्रुप। यहाँ पर भी ये NO2 ही लिखा हुआ है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, स्ट्रक्चर पलट गई सिर्फ NO2 की, बाजी पलट गई। तो चलो जरा इधर बाजी पलटा लेते हैं। ये सेंट्रल एटम इधर आ गया आपका, ये सेंट्रल एटम, ठीक है। यही तीनों आपके दोस्त, तीनों आपके मॉलिक्यूल है ना, ये तीनों मॉलिक्यूल। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा कुछ ऐसा पलट गया है। इसको पलट देते हैं बीच में से, अपन ऐसा करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। हाँ, अब ठीक रहेगा। तो बीच में आ गया नाइट्रोजन, आगे पहुंच गया ऑक्सीजन, तो इस बार इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन भाई दे रहा है, ऑक्सीजन भाई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है। पहले नाइट्रोजन भाई दे रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर, इस बार नहीं, हर बार थोड़ी ना देगा। 3 दोस्त है तो क्या हर बार नाइट्रोजन ही देगा बेचारा? पैसे चाय पीने जा रहे हैं, एक एक करके नंबर आएंगे। इस बार नंबर आया ऑक्सीजन का, देखो मुरझा गया इलेक्ट्रॉन पेयर देने के नाम पे। सही हो जा भाई, अब दे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए इस बार, किसको? सेंट्रल एटम को। मॉलिक्यूल सेम, सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन एक एक करके क्या होगा? कभी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो कभी ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये ऐसे लिगेंड जिनमें सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन एक बार हमको एक ही देता है, क्या कहलाते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। और अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं आपके कंपाउंड के अंदर, तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे? वो शो करेंगे आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। यही लिखा है हमने, जरा लिंकेज आइसोमेरिज्म को समझे जरा, यही कथा लिखी हुई हमने, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 3 आइसोमेरिज्म हो गए हमारे, एक और बचा है, उसको भी समझते हैं। तो हम आ गए हैं लास्ट हमारे आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट टाइप। पहला पढ़ा हमने आयोनाइजेशन, दूसरा पढ़ा हमने हाइड्रेट, तीसरा पढ़ा हमने लिंकेज, और चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिखी हमने, इट अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज। कैटायनिक मतलब पॉजिटिव, एनायनिक मतलब नेगेटिव। अब इनके बीच में लिगेंड का क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए, पलट जाए बस खाली। अच्छा, पहली बात तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा कब? तो उसके लिए भी हमने एक लाइन लिखी है, इट अराइजेस व्हेन कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो दोनों ब्रैकेट वाले हिस्से रहे हैं, इधर भी ब्रैकेट है इधर भी ब्रैकेट है। मतलब इससे पहले अभी तक हम जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ रहा था, CONH3 तो बाहर Cl, ये कॉम्प्लेक्स था, ये कैटायन कॉम्प्लेक्स तो एनायन सिंपल, या उल्टा भी हो रहा था, ऐसा कुछ। अगर कैटायन सिंपल तो एनायन आपका कॉम्प्लेक्स आ रहा था, ये पढ़ा था हमने। लेकिन यहां देखो, यहां कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। अगर ऐसे कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे पास, इन एग्जांपल में देखो जरा लिगेंड को, NH3 और CN6, अगर इनका हम इंटरचेंज करवा दें, इनको पलट दें, मतलब NH3 की जगह CN और CN की जगह क्या जाए CN की जगह कौन आ जाए? NH3, बस ये पलट दो, तो यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा हमारा
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, देखो जरा इधर, ये CR में कौन आकर जुड़ गया, ये CN6, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तो ये बना, ये बन गया आपका कैटायन। और CO के साथ कौन आकर जुड़ गया है, तो CO के साथ आकर जुड़ गया हमारा ये NH3। तो लीगेंड का इंटरचेंज हो गया है, लीगेंड पलट गए आपके, CN इधर पहुंच गया, NH3 इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये 4 टाइप थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो हर जितने भी एग्जाम्पल पढ़े आपने, सब में स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, ये क्या कहलाएंगे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आज हमने पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया है। होप सभी को बड़े अच्छे से अब तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।